और देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन में आपको ये कराने जा रहा हूं, लिखो जरा से इसको। देखिए ये एग्जांपल नंबर लास्ट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आप सॉल्यूशन भी देखेंगे तो समझ में नहीं आता है, इसलिए करा रहा हूं। सोडियम लाइट हैज टू वेवलेंथ, हाँ सोडियम लाइट हैज टू वेवलेंथ, sodium light has two wavelengths, lambda 1 589 nanometer and lambda 2 589.6 nanometer. Full stop. As the path difference increases, as the path difference increases, comma 589.6 nanometer, हाँ nanometer, full stop. As the path difference increases, when is the visibility of fringes minimum? When is the visibility of fringes minimum? When is the intensity of fringes minimum? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने अभी तुम्हें समझाया नहीं था, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखने जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सोडियम की दो लाइट्स हम लोगों ने यूज किया जिनकी वेवलेंथ है 589 एंड 589.6 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ताकि जो हमारी जो विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस है वो मिनिमम, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस कैसी हो, मिनिमम हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जरा ध्यान से सुनना बेटा कि फ्रिंज की विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी, या जब वहां पे एकदम डार्क बन रहा हो तो हमें नहीं दिख रहा है कुछ, और जब बहुत ज्यादा ब्राइट होगा तब भी हमें विजिबिलिटी नहीं होगी। भाई विजिबिलिटी कब होगी, जब हल्की हल्की रोशनी होगी, है ना। बहुत ज्यादा ब्राइट हुई, भाई जैसे समझ लो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम ब्राइट ब्राइट आ गया तो विजिबल नहीं रहेगा, शाइन कर रहा है ना। हाँ? क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी लिखा है ना, इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्वेश्चन में इंटेंसिटी लिखा है। कहाँ इंटेंसिटी, विजिबिलिटी लिखा है, इंटेंसिटी तुम लिख रहे हो। मैंने क्या बोला है, तुम लिख क्या रहे हो। मैंने क्वेश्चन में बोला है कि as the path difference increases, when is the visibility of fringes minimum? Visibility clear? तो सुनना कंडीशन, तो कब हमारे लिए विजिबल होगा, विजिबल तब होता है जब लाइट थोड़ा सा कम होती, आंखों में रोशनी ना जाती तो हमारे लिए ठीक था। लेकिन अब हो क्या रहा है, दोनों ब्राइट ब्राइट बना दे रहा है, तो इतना ब्राइट बन रहा है कि हमें वो विजिबल दिख ही नहीं रहा, है ना। और अगर वो एकदम डार्क होता तो भी हमें ना दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए ध्यान से, फॉर लो विजिबिलिटी, फॉर लो विजिबिलिटी क्या खास बात होना चाहिए, जब मैक्सिमम एकदम ब्राइट मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो भी हमें नहीं दिख रहा है, कम विजिबल है, और जब मिनिमम इंटेंसिटी है तो भी हमारे लिए क्या है, विजिबल नहीं है। तो क्या कंडीशन है इसके लिए, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई तो भी लो विजिबिलिटी मिलेगी, और मिनिमम इंटेंसिटी हो गई तो भी लो विजिबिलिटी मिली। यानी कंडीशन क्या हुआ सर, जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा 1 के बराबर हुआ तो यानी p की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा 1 इक्वल टू n, एक इक्वेशन ये भी बनी। और अगर पाथ डिफरेंस जो है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो अगर ये कर दिया तो ये इधर कितना आ गया, लैम्डा 2 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कैन बी रिटन एज n माइनस हाफ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मैं n की वैल्यू पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n, यहाँ से कितना हो जाएगा, p बाई लैम्डा 2 p बाई लैम्डा 1 माइनस हाफ
तो ये हाफ इधर, ये इधर, यहाँ से कितना हमारे लिए आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू P 1/λ1 माइनस 1/λ2। तो ये वो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ये वो पाथ डिफरेंस आ जाएगा जिससे हम क्या देखेंगे कि हमारे लिए जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि हमें λ1 λ2 पता है। तो बस P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 P λ2 माइनस λ1 इंटू λ2, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई λ1 λ2 अपॉन 2। वैल्यूज को रखोगे तो यहाँ से आएगा कितना 596 इंटू 590 सॉरी 589 है ना, नैनोमीटर अपॉन 2 टाइम्स 0.6 10⁻⁹ सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ रहा है 0.29 mm। बोलो भाई ये आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन में आप जब अपने सॉल्यूशन में आज जाके देखना, सॉल्यूशन में डायरेक्ट वो फार्मूला लगाए पुट किए, कौन सा, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट पुट किया हुआ है। तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, नोट कर लो इसको, डालो कि हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ if a slab of thickness T and refractive index mu is immersed in one path when a dielectric slab of thickness T and refractive index mu is immersed in one path, मतलब immerse कह रहा हूँ, is placed in one path of the ray as shown in figure। जैसे देखो ये है, ये सोर्स S1, ये है S2 और कोई पॉइंट P था जहां से हमको मेजरमेंट चाहिए था, तो S2 देखो यहाँ पहुंचा दिया गया, S1 ये पहुंचा दिया गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक ये T थिकनेस की एक मीडियम रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो अब क्या हुआ ये चीज देखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ एक ही में लगाया ना, पाथ डिफरेंस में क्या चेंजेस होंगे ये देखना है। तो इसमें पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज को मेरे ध्यान से सुनना बच्चे, इस चीज को ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो दो रेसर हैं, मतलब दो दौड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी सेम कैपेसिटी है, उनकी सेम कैपेसिटी है कि वो 10 सेकंड में सपोज 100 मीटर दौड़ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक के रास्ते में थोड़ा सा कीचड़ आ गया, एक के रास्ते में कीचड़ आ गया, नहीं आ गया। तो क्या हुआ कि जब कीचड़ आया तो उसी के रास्ते में जो उसकी स्पीड थी वो स्लो हो गई कि नहीं हो गई, बोलो हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, तो अब अगर सबको दौड़ने के लिए भेजा गया तो ये आदमी तो काफी दूर निकल जाएगा और इसको किस चीज का फायदा मिलेगा, उसी टाइम का फायदा मिलेगा जिस टाइम में इधर वाला कैंडिडेट कीचड़ में था। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तक क्या हो रहा था, एक जो वेव थी वो स्पीड ऑफ लाइट से यहां से दौड़ जाती थी और उसको टाइम लगता था, सपोज t, कितना टाइम लगता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थिकनेस d ले लेते हैं, t ना लेकर के d थिकनेस, लेकिन d में नहीं लेंगे, t ले लो कैपिटल ले लो। हाँ ये भी सही, ये p थिकनेस है, इसको कैपिटल T ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, टोटल अगर एयर होती, मतलब कि जो हमारा मीडियम एयर होता तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना था, लेकिन यहाँ पे जब ट्रेवल करेगी वेव तो स्पीड v से करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो टोटल टाइम
taken by wave to travel from S1 to P, जो होगा वो कैपिटल टी होगा और वो डिवाइड हुआ T1 प्लस T2 पे। T1 कौन सा टाइम था इन एयर और T2 कौन सा टाइम था इन मीडियम। बोलो बच्चे, क्लियर है नहीं? तो अब यहाँ पे जो एयर में है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी उसको, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जब टाइम के लिए लिखोगे तो डिस्टेंस कितनी हुई S1P माइनस T डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट c। बोलो बात समझ में आया नहीं है? इसी तरह से मीडियम में जाओगे तो क्या होगा T थिकनेस डिवाइडेड बाय v, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किससे चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है। बोलो आया नहीं है? ठीक, अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे एक काम करिए, ये जो स्पीड है ना इसको इन टर्म्स ऑफ c लेके आइए, तो ये हो जाएगा S1P माइनस T डिवाइडेड बाय c प्लस थिकनेस तो T ही रहेगी, सबको पता है म्यू इज इक्वल टू c बाई v होता है, तो v इज इक्वल टू c बाई म्यू हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो v की वैल्यू c बाई म्यू रख देंगे, तो जैसे ही c बाई म्यू रखा तो ये हो गया। अब ऊपर से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसे रखेंगे तो t इज इक्वल टू S1P माइनस T into mu T upon C, क्योंकि बेस कॉमन है, कैन बी राइट हियर S1P प्लस T mu माइनस 1। तो देखो ये आपकी क्या आ गई, ये वो डिस्टेंस आ गई, ये वो डिस्टेंस थी जितने में कोई दूसरा आदमी आगे जा सकता था। यानी हम कह सकते हैं सर दिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर। तो ये कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर, ट्रेवल्ड बाय वेव इन एयर इज S1P प्लस T म्यू माइनस 1। बेटा ये बात समझ में नहीं आई होगी, फिर से एक बार बताना चाहता हूं। जरा मैंने क्या बोला था कि मेरे पास दो कैंडिडेट्स हैं, यहां से एक चल रहा है एक यहां से चल रहा है, दोनों सेम स्पीड से चलते हैं, ठीक है, लेकिन इसके रास्ते में थोड़ा सा कीचड़ आ गया, तो कीचड़ आने से क्या हुआ, इसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो गई। तो धीमी हो गई, अगर ये स्पीड धीमी ना होती तो ये आगे चल सकता था कि नहीं चल सकता था? तो इसकी एयर की जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी वो तो ये दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? बोलो भाई, मान लो क्या हुआ, सपोज ये तुम्हारा चला गया सेम टाइम पे 9 मीटर दौड़ पाया और उतने ही टाइम में ये 11 दौड़ पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आदमी के पास इसमें रास्ते में कीचड़ ना आया होता तो ये भी तो इफेक्टिव एयर कर लेता, 11 कर लेता कि ना कर लेता? तो वही हम लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है कि अगर ये वेव, मतलब अगर ये मीडियम ना होता, अगर ये मीडियम ना होता तो इतने ही टाइम में ये वाली वेव यहां से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने की कैपेसिटी रखता है। कहां ये, क्योंकि एयर में जितनी डिस्टेंस है, अगर पूरी पाथ को देखें तो S1P था, इसको हटा दो तो एयर की डिस्टेंस कितनी है, S1 माइनस S1P माइनस T। नहीं समझे भाई? यहां से यहां तक पूरे पाथ में कुछ मीडियम का पार्ट है, तो मीडियम के पार्ट को हटा दोगे तो एयर की डिस्टेंस कितनी बची, S1P माइनस T। ये T थिकनेस जो है वो डिस्टेंस है जितनी, मतलब यहाँ पे मीडियम बिछा हुआ है। तो बोलो अब बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया? बोलो भाई। अभी हाँ कंपेयर किया गया है। बेसिकली हमारा काम क्या है, हमारा काम होता है सर पाथ डिफरेंस निकालना, ठीक है ना? तो बेटा पाथ डिफरेंस तब होता ना जब समानता होती दोनों में, मीडियम सेम होते। ये तो मतलब नाइंसाफी होगी कि नहीं इधर मीडियम रख दो इधर ना रखो, और सीधे अगर ये डिस्टेंस ले लेंगे तब तो ये गलत बात होगी, है ना? बात समझ में आ रही ना? तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस रास्ते की इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर निकालेंगे। मतलब अगर ये पार्टिकल ना होता तो उतने ही टाइम में ये वेव यहां से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती थी, तो वो इफेक्टिव डिस्टेंस निकल के आई हमारी कितनी, S1P। तो चलती चलती साथ में जो टाइम उसने यहाँ पे खराब किया है वो अगर अपनी एक्चुअल स्पीड से चलती तो इतना डिस्टेंस और कवर कर सकती थी। बोलो बात समझ में अब आ गई होगी।
आ गई ना? ठीक, तो इस केस में अब पाथ डिफरेंस कितना होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अब आता है नाउ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो कितना हो जाएगा सर? पाथ डिफरेंस मतलब दिस माइनस इफेक्टिव दिस, यहां से आ जाएगा S2P माइनस S1P माइनस P माइनस 1, ये पाथ डिफरेंस आया। और फॉर ब्राइट चाहिए अगर तो यहां पे लिख लेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इसके बराबर कर देंगे n लैम्डा के बराबर, यानी S1 माइनस, ये तो हमें पता है कितना होता है, x स्मॉल d बाई कैपिटल D होता है, तो n लैम्डा प्लस t म्यू माइनस 1, तो x की वैल्यू कैपिटल D स्मॉल d, n लैम्डा प्लस t म्यू माइनस। अब जरा देखो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया, ये देखो अगर ये t की वैल्यू 0 होती, ये थिकनेस ना होता तो हमारा देखो रिजल्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन इसके आने की वजह से x की वैल्यू बढ़ गई, मतलब जो अभी तक थर्ड ब्राइट नीचे मिल रही थी अब वही थर्ड ब्राइट थोड़ा सा क्या हो जाएगी, यानी अगर आप ऊपर वाले स्लाइड में कोई भी थिकनेस का मीडियम लगा दोगे तो पता लगा थर्ड ब्राइट यहां मिलती थी तो वो थर्ड ब्राइट यहां और ऊपर मिलेगी। बात समझ आई नहीं? तो जो हमारी फ्रिंजेस की पोजीशन है वो क्या हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई, फ्रिंजेस की पोजीशन क्या हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई। बात समझ में नहीं आई? क्लियर है ना? आगे सबको समझ में? लैंग्वेज थोड़ी सी लिख लोगे, लैंग्वेज क्या लिखनी है ध्यान से समझना, आपको कमेंट से लिखना है। फिगर बनाने के बाद in given figure let us consider a medium having thickness t and refractive index mu is placed in the region between S1 P as shown in figure, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले फिगर लैंग्वेज फिगर बना लो, लैंग्वेज लो, फिर आगे बात करते हैं। पर अगर नीचे रख दिया तो? हाँ, अगर नीचे रख दिया तो क्या होगा बेटा, अगर नीचे रख दोगे तो ये क्या होगा, जो अभी हम लोग यहाँ पे देखो ऊपर शिफ्ट हो रही थी तो वो नीचे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर यही डेरिवेशन आप डिट्टो सेम डेरिवेशन करना तो इफेक्टिव जब एयर यहाँ पे आपका निकल के आएगा तो एयर यहाँ की डिस्टेंस निकल आएगी, माइनस S1P कर देना और सॉल्व करना तो यहाँ पे माइनस साइन निकल के आएगा, मतलब क्या हुआ कि आपकी फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। पहले नोट करो, फिगर बना लो, लैंग्वेज लिखो, फिर आगे बात करते हैं। लेट अस कंसीडर अ मीडियम ऑफ थिकनेस स्मॉल t, let us consider a medium of thickness small t and refractive index mu is inserted in the path of wave, inserted in the path of wave travels from S1 to P as shown. तो उसका बाद स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द वेव इन एयर इज c, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c travels for the distance S1P minus t, S1P minus t, and wave travel with speed v, wave travel speed with v in the slab of thickness t, ठीक है ना? Hence effective distance of wave in air can be calculated as, बस अब पूरा निकाल लो और फिर जब रिजल्ट हो जाए तो रिजल्ट में बस इतना लिख देना कि क्या होगा इसमें कि जो भी हमें फ्रिंजेस मिल रही थी वो सब क्या होंगी, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है ना? फ्रिंजेस विल शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब हेडिंग डालिए, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस कि कैसे ग्राफ कैसे बनेगा सर, मतलब कि मतलब अगर वेरिएशन दिखाना चाहें तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ध्यान सुनना बच्चे, देखो दो ही तरह की इंटेंसिटी मिल रही है, एक है इंटेंसिटी मैक्सिमम की और एक है डार्क की, मिनिमम की। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगा, सबको पता है सर, I1 I2 2 रूट I1 I2 इंटू cos थीटा था, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे हो जाएगा, ये सब I0 लिख लो, I0 2 I0 cos, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां जब करोगे 4I0 आ जाएगा, ये कब होगा, इंटेंसिटी जब मैक्सिमम थी, है ना। और फॉर मिनिमम तो मिनिमम में क्या हो जाएगा, I min जो होगा वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी थी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी थी -1, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 0। तो यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है I max और मिनिमम है 0। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ, π/2 नहीं लेंगे, हाँ π/2 cos 90 क्यों लेंगे, cos थीटा की वैल्यू, हाँ cos 90 वैल्यू लिया तभी तो 0 हो गया, नहीं 0 कहाँ, इसकी -1 करेंगे ना। cos की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, लेकिन पहले जब लेते थे उसमें इलेक्ट्रिक, अरे यार किसमें, फेज डिफरेंस के टर्म में, हाँ भाई अच्छी कंडीशन क्या थी, वर्क डन निकालते टाइम वर्क डन नहीं निकालना है, यहाँ पे cos थीटा ही डिसाइडिंग फैक्टर है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम का। तो मिनिमम की कंडीशन क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू -1। इंटेंसिटी देखो ना यहाँ पे, ये चीज देखो, तो कब मिनिमम कब होगी ये वैल्यू, जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी, तो ये मिनिमम -1 होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, ध्यान सुनना सर। ये देखिए, ये रहा सेंटर ब्राइट, मतलब ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये इंटेंसिटी बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये है I। तो सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी है कि नहीं है ना। फिर थोड़ी देर बाद कैसी बनी, मिनिमम बनी, मतलब ये देखो मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फर्स्ट ब्राइट, फिर देखो सेंटर के बाद फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, ऐसे बनता गया ना। तो यहाँ पे भी देखो, ठीक है ना। अब जरा ध्यान सुनना, ये क्या है तुम्हारे लिए, ये है सेंटर ब्राइट, बोलो, ये है फर्स्ट डार्क, ये है फर्स्ट ब्राइट, ये है सेकंड डार्क, ये है सेकंड ब्राइट, ये है थर्ड डार्क, ये है थर्ड ब्राइट। तो बोलो पैटर्न कैसे आया सर, पैटर्न कुछ ऐसे है, देखिए ये देखो, देखो पैटर्न कैसे सर, सेंटर ब्राइट मतलब ब्राइट ही रहेगा सर, डार्क, ये देखो डार्क, फिर ब्राइट, फिर ये देखो कैसे, फिर कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या रहेगी दोनों के बीच में, सेम रहेगी, क्योंकि आपने देख रखा है जो ब्राइट फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ है वही डार्क की है। तो बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा इंटरफेरेंस में, मतलब हमारी हर फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, चाहे वो सेंटर ब्राइट हो, चाहे वो फर्स्ट ब्राइट हो, थर्ड ब्राइट हो, कोई भी ब्राइट हो, उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, सेम रहेगी। लेकिन ध्यान से सुनो, ऐसा तब होगा, इसको बोलते हैं, अगर इंटेंसिटी सेम रहेगी तो उसको बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, सस्टेन इंटरफेरेंस। अदरवाइज क्या होता है कि अगर सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलता, मतलब क्या हुआ, पता लगा यहाँ की इंटेंसिटी जो है वो इससे कम हो गई या इसकी इंटेंसिटी इससे ज्यादा हो गई, तो प्रैक्टिकली ये ऐसा ग्राफ मिलता कब है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं।
प्रैक्टिकली ऐसा ग्राफ कब मिलता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, और अदरवाइज क्या होगा, कुछ फ्रिंज ज्यादा ब्राइट दिखेंगी, कुछ कम ब्राइट दिखेंगी, फिर इस तरह से आपको यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो बोलो ये बात समझ में आई नहीं? पहली बात तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। खास बात क्या है सर, हर ब्राइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी सेम है, हर डार्क की अपनी जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो भी सेम है, ठीक है ना। सभी की फ्रिंज विड्थ भी क्या है, सेम है। बोलो ये बात क्लियर है? एनी डाउट? इसी को अगर सारी इंटेंसिटी सेम हो गई प्रैक्टिकली तो उसको बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है ना। ईच फ्रिंज विड्थ हैव सेम ब्राइटनेस, सेम इंटेंसिटी। क्लियर है? देखो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैक्सिमम जो भी होगा, अगर यहाँ की इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है कितनी सभी के पास, 4I0, सभी के पास 4I0 है, और मिनिमम कितनी है, 0। तो फिर सर वो वाला चीज कब मिलेगा जब एक ज्यादा हो इसकी कम? अभी देखो हम लोग बताएंगे ना, पहले इसको नोट तो करो। हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है ना। अब सुनना भाई, कहना क्या चाहते हैं कि सर शो करो क्या, भाई आपने कहा कि सर कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा है कहीं पे मिनिमम है, तो क्या ये इंटेंसिटी सर, क्या इंटेंसिटी को ज्यादा कर दे रहे हैं क्या इंटरफेरेंस पैटर्न? तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या देता है कि जितनी चीजें आई हैं उतनी ही मिलनी है, ठीक है ना। जैसा कर्म वैसा फल, यहाँ वाला काम सिस्टम है। तो अब ये देखना है कि क्या हम इस चीज पे सही हैं। अरे यार कोई बात ना करो। तो अगर दो सोर्सेस थे और वो अपनी इंटेंसिटी यहां से दे रहे थे I1 और I2, तो डायरेक्टली अगर जा रही है तो कितना पड़ रहा है, और अगर इनडायरेक्टली जा रही मतलब इंटरफेरेंस करते हुए जा रही तो कितनी इंटेंसिटी है, वो हमें देखना है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक। तो सबको पता है सर इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर विदाउट इंटरफेरेंस जा रहा होता, विदाउट इंटरफेरेंस, विदाउट इंटरफेरेंस, अगर इंटेंसिटी यहाँ पे कितना जा रही है विदाउट इंटरफेरेंस, तो जो I होगा वो प्रोपोर्शनल कह सकते हैं I1 और I2 के है प्रोपोर्शनल KA स्क्वायर A2 स्क्वायर, यानी कह सकते हो ये था। बोल बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। तो अगर अब इंटेंसिटी हमारे पास इंटरफेरेंस के थ्रू जा रही है तो क्या होगा, तो अगर यहां पे लोग क्या लिखें कि विद इंटरफेरेंस, विद इंटरफेरेंस, तो I मैक्स के थ्रू जाएंगे तो कितना होगा, भाई बात मत करो यार, I मैक्स के थ्रू जाएंगे तो कितना होगा सर, फॉर्मूला पढ़ा ना, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो होगा आपको पता चली गया होगा। यही तो था, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2, यही तो था। तो अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सर ये वैल्यू जो होगी K A1 प्लस K A2 का स्क्वायर हुआ, है ना। बोलो भाई। तो ये चीज हो गई, ठीक। और I min क्या हुआ, I min वहां से होगा √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर K A1 का स्क्वायर, नहीं K A1 माइनस K A2 का स्क्वायर। जब दोनों को हाँ √K नहीं होगा, √K आई ये था ना, ये लो अंडर क्या होगा K में, जब दोनों तरफ √, लेंगे तभी तो √I निकलेगा। अरे यार K कांस्टेंट है,
ठीक है ना। चलो ये आया, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी गई, मतलब दोनों का मीन, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी मिल रही इसको, आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा करके देखो क्या हमारे पास इतना ही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। जरा यहां से करके देखो भाई लड़के, इसको हम लोग क्या करें, मिन और मिन को ऐड करके देखें, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो जब इसको करेंगे तो k तो चाहे तो कॉमन ले लो, k तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ठीक है, और प्लस बात कर ले यार, ये लोग गधे। सर आपकी मैथ दिख रही है चौड़ी वाली। हाँ तो तुम इधर से देख ना, इधर से देखो। दिख रही है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो, तो यहाँ से कितना आया, ऊपर से क्या आया 2a1 स्क्वायर 2a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरे का मल्टीप्लाई k, यानी i यहाँ से कितना गया, 2 से 2 कॉमन हो जाएगा, k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। देखो बात नहीं समझ में, देखो फिर से एक बार भाई, अब मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल शो करना है, इंटरफेरेंस में कोई एनर्जी अलग से बन नहीं रही, अगर इंटरफेरेंस ना होता, ठीक है ना, तो ये अपनी इंटेंसिटी दे रहा था, ये अपनी इंटेंसिटी दे रहा था, तो देखो जो टोटल इंटेंसिटी होगी इन दोनों की सम के इक्वल होगी, इतना पहुंचना चाहिए था। अगर इंटरफेरेंस हो गया तो क्या होगा, इंटरफेरेंस अगर हो गया है तो बस आई मैक्स की वैल्यू ये है, आई मिन की वैल्यू ये है, और अगर टोटल आपको एवरेज चाहिए तो सम मतलब भाई मैक्सिमम मिनिमम डिवाइड बाय 2, एवरेज हो गया कि नहीं हो गया, तो बस यहां से देखो आई मैक्स की पूरी वैल्यू रखा, आई मिन की पूरी वैल्यू रखा, सॉल्व किया, यहां से कितना हो गया, दोनों इंटेंसिटी क्या हो गई, फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट